श्री राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मैं निवेदन करूंगा शमशेर सिंह गोगी जी से, वो स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की तस्वीर देकर के राहुल गांधी जी को वो भेंट कर रहे हैं। राहुल जी को राजीव जी की तस्वीर भेंट की है और एक राधा स्वामी सत्संग की किताब दी है। मैं निवेदन करूंगा, इस देश की दिल की धड़कन नफरत को खत्म करके प्यार की राजनीति को देश में स्थापित करने वाले नेता श्री राहुल जी से वो आए, राहुल गांधी जी। उदय भान जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कुमारी वीरेंद्र सिंह जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता जिनको मैं आजकल बब्बर शेर कहता हूं, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? मूड कैसा है? नहीं, सुनाई नहीं दिया मुझे। मूड कैसा है? ये देखिए, आजकल ग्लोबलाइज्ड दुनिया है। सारे के सारे देश हवाई जहाज से, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले मैं अमेरिका गया। अमेरिका में मेरा प्रोग्राम टेक्सास में था और किसी ने मुझे कहा कि टेक्सास में हरियाणा के युवाओं से मुझे मिलना चाहिए। पता नहीं आपने वीडियो देखा, नहीं देखा? देखा। मैं आज आपसे उस वीडियो के बारे में बोलना चाहता हूं, क्योंकि अगर आज आप हरियाणा को समझना चाहते हो तो जो भी समझना है उस वीडियो के अंदर है। सबसे पहले जब मुझे बताया गया कि हरियाणा से हजारों लोग, 15-20 हजार लोग अमेरिका गए हैं, मैं हैरान हुआ। हरियाणा से इतने लोग अमेरिका क्यों जा रहे हैं, मेरे दिमाग में सवाल उठा। और फिर मैं डैलस में आपके भाइयों से एक छोटे से घर में जाके मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके भाई डैलस में एक कमरे में 15-20 लोग सोते हैं। मैंने उनसे पूछा, आप अमेरिका कैसे आए? देशों की लिस्ट दे दी। पहले हम यहां गए, टर्की गए, कजाकिस्तान गए, कजाकिस्तान से साउथ अमेरिका गए, साउथ अमेरिका से एक के बाद एक हम दूसरे देशों से निकले और फिर हम पनामा के जंगलों से निकलकर अमेरिका में जाए। अमेरिका में हमें रोका गया
पकड़ा गया और अब हम अमेरिका में हैं। रास्ते की कहानी बताई राहुल जी। रास्ते पे माफिया के लोगों ने एक बार नहीं अनेक बार हम सबको लूटा। हम समुद्र में से निकले, जंगलों में से निकले, पहाड़ों में से निकले। हमारे भाइयों को मरते हुए हमने देखा है, जंगल में मरते हुए देखा है, गिरकर मरते हुए देखा है, अपनी आंखों से देखा है। फिर मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा कि भैया ये जो आपने सफर किया है, आप अमीर लोग तो नहीं हो, इस सफर के लिए, प्लेन टिकट के लिए, नाव के लिए, गाड़ी के लिए आपने कितना पैसा दिया? अमेरिका में घुसने के लिए आपने कितना पैसा दिया? राहुल जी, कम से कम 35 लाख रुपए अमेरिका में जाने के लगते हैं। फिर मैंने सवाल पूछा, भाई एक बात बताओ, आप 35 लाख रुपए ब्याज लिए हो या आपने अपना खेत बेचा? आधों ने कहा कि भैया हमने अपना खेत बेचा, दूसरों ने कहा हम ब्याज लिए। मैंने कहा किस रेट पे ब्याज लियो? कहते हैं 2% प्रति महीना। फिर मैंने पूछा, भैया एक बात समझाओ, आपने 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख कर्जा लिया है, आप अमेरिका जा रहे हो, 50 लाख रुपए से तो आप हरियाणा में ही बिजनेस चला लोगे। जैसे मैंने ये बात बोली हंसने लग गए। कहते राहुल जी क्या बोल रहे हो आप? 50 लाख रुपए से हरियाणा में बिजनेस नहीं चालू हो सकता है। अगर हमने 50 लाख रुपए, ये 50 लाख रुपए हरियाणा में बिजनेस चालू करने के लिए लगा दिए होते तो हमारा बिजनेस फेल हो जाता। किसी ने मुझे यह भी कहा कि राहुल जी मैंने ट्राई किया, फेल हो गया, बेरोजगारी है, महंगाई है। और जब उन्होंने मुझे बोला, मुझे दुख हुआ। उन्होंने बोला राहुल जी हरियाणा में हमारे जैसे लोगों के लिए अब कुछ नहीं बचा है। अगर एक युवा गरीब है, अरबपति का बेटा नहीं है, तो ना उसे बैंक लोन मिल सकता है, ना वो बिजनेस चालू कर सकता है, ना वो पब्लिक सेक्टर में जॉब पा सकता है, ना वो आर्मी में जा सकता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सारे दरवाजे आपके बंद कर दिए गए। मैं जब उस घर से निकला, मैं सोच रहा था कि अगर इनकी ये हालत है तो इनके बच्चों की क्या हालत है। ये तो यहां है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई जॉब कर रहा है, पैसा कमा रहे हैं। मेरे माइंड में आया कि इनके बच्चे क्या कर रहे हैं, इनकी फैमिली क्या कर रही है। कमरे में मैंने बात उठाई थी, मैंने कहा कि आप फैमिली से मिलते हो? नहीं राहुल जी, हम 10 साल के लिए अपने बच्चों से नहीं मिल पाएंगे, अपने परिवार से नहीं मिल पाएंगे, हमारे माता पिता मर जाएंगे मगर हम वापस नहीं जा पाएंगे। और फिर एक व्यक्ति ने मुझे कहा राहुल जी एक काम कीजिए, जब आप वापस हिंदुस्तान जाएंगे तो आप 5 मिनट के लिए हमारे परिवारों से मिल लीजिए और उनको कह दीजिए कि हम ठीक हैं, हम सलामत हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई बताओ आपके पास तो मोबाइल फोन तो होगा।
वीडियो कॉल करते होगे तो उनको तो मालूम होगा। वो हमें मुझे कहते हैं नहीं राहुल जी, वो मानते नहीं है। हम वीडियो फोन पे कॉल करते हैं और हमारे बच्चे मानते नहीं है कि हम ठीक हैं। अजीब सी बात है। फिर मैं करनाल गया सुबह 4 बजे, कि मैं चाहता था कि मीडिया वाले ना पकड़ लें मुझे, तंग करते हैं। मैंने इनको मित्रों कहा, मतलब ये हैं अदानी के मित्र, अंबानी के मित्र। तो मैं गया 4 बजे सुबह, वहां बैठ गए, बातचीत शुरू। एक मेंबर परिवार का यूएस में वीडियो कॉल चल रहा है, 6-7 लोग उस साइड डैलस में बैठे हैं, 20-25 लोग परिवार यहां बैठे हैं। मैं सोच रहा हूं ये हो क्या रहा है। और फिर छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ वो कंप्यूटर के पास जाता है, कंप्यूटर को ऐसे पकड़ता है और इतनी जोरों से चीखता है कि मैंने मतलब शायद अपनी लाइफ में ये चीख नहीं सुनी। कांपता हुआ चीखता है, पापा 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 वापस आओ। और पिता कुछ नहीं कह पाता है। देव की आंखों में आंसू, चिल्ला रहा है। और पिता हजारों किलोमीटर दूर मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है, नहीं मैं ठीक हूं। किसी ने कहा बच्चा इमोशनल हो गया। मैंने माइंड में सोचा कि इमोशनल हो गया, इसके हर रोज सीने में छुरे लग रहे हैं। इमोशनल शब्द का क्या मतलब है? वो अपने पिता को 10 साल के लिए नहीं देखेगा, छू नहीं पाएगा, गले नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि हरियाणा की सरकार ने हरियाणा को नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। वो देव की चीखें नहीं थी, वो हरियाणा के हर युवा के चीखें हैं। और जब वो बोल रहा था, मैं सोच रहा था कि इलेक्शन सब कुछ ठीक है, मगर हरियाणा में जो लाखों बच्चे इस प्रकार से रो रहे हैं, चीख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का काम उनके आंसू को पोंछने का है, उनके चीखों को बंद करने का है। अब देव रो क्यों रहा है, यह मैं आज आपको समझाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने, हरियाणा की सरकार ने सिस्टमैटिकली इस देश का जो रोजगार का सिस्टम है उसको खत्म किया है। वो जो युवा अमेरिका गए हैं, छोटे से घर में 20-25 एक कमरे में रह रहे हैं। एक वहां पे था जिसको एक्सीडेंट हो गया, चल नहीं पा रहा है। उसकी मां मुझे कहती है, राहुल जी मैं तो बेटे से मिलना चाहती हूं। मैं कहना नहीं चाहता था, कैसे मिलोगी? वो 10 साल के लिए वापस नहीं आ सकता। तो बच्चे चिल्ला रहे हैं, माताएं चिल्ला रही हैं, पूरा परिवार चिल्ला रहा है। क्यों? क्योंकि हरियाणा में रोजगार नहीं। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? काले कानून लाते हैं। जो है आपके पास, जो आप पूरे देश को देते हो, वो भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। कल मैं जम्मू कश्मीर गया, वहां पे कंप्लेंट आ रही है, भैया हमारा सेब का पूरा बिजनेस ठप हो गया, अदानी जी को दे दिया है।
हिमाचल में सेब का बिजनेस अदानी को जाता है। यहां पे आपको सही दाम नहीं मिलता है, स्टोरेज कंटेनर उनके, सारी की सारी प्लानिंग 10-15 लोगों के लिए होती है। हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, आपको सही एमएसपी नहीं मिलेगी, मगर 25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ होगा। और आप देखते रहोगे कि भैया हो क्या रहा है। यह प्रदेश जो पूरे देश को भोजन देता है, यहां हो क्या रहा है। हरियाणा में ड्रग प्रॉब्लम है। उन्होंने मुझे बताया कि राहुल जी, हरियाणा में ड्रग प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। गुजरात में अदानी के पोर्ट में हजारों किलो ड्रग्स पाया जाता है। आपने देखा 3000 किलो हेरोइन उनके पोर्ट में पाया जाता है। किसी को सजा हुई? मीडिया में लिखा एक शब्द नहीं। एयरपोर्ट उनको चले जाते हैं, पोर्ट्स उनको चले जाते हैं, मोबाइल फोन चलाओ जेब से पैसा उनको जाता है, सड़कों पे चलो जेब से पैसा उनको जाता है, हवाई जहाज में जाओ खरीदो, सारा का सारा उनके हाथ में। आपके लिए क्या? गलत जीएसटी, नोटबंदी। क्यों? क्योंकि छोटे व्यापारियों को, स्मॉल मीडियम साइज बिजनेसेस की हत्या करनी है, खत्म करना है। क्यों? क्योंकि ये 10-15 लोग चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचना चाहते हैं, बनाना नहीं चाहते। जो आप काम करते हो, जो छोटे बिजनेस वाले करते हैं, हाथ से बनाते हैं, वो नहीं करना चाहते। जो हिंदुस्तान में बनाता है उसको खत्म करना चाहते हैं, और चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचना चाहते हैं। लिस्ट निकालिए कंपनियों की, चाइनीज कंपनियों की लिस्ट निकालिए और देखिए उनका हिंदुस्तान में पार्टनर कौन है। चाइना के युवा को फायदा मिल रहा है, चाइना की सरकार को फायदा मिल रहा है, अरबपतियों को यहां फायदा मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग हो रही है, और देव चिल्ला रहा है, चीख रहा है, मेरे पापा को वापस लाओ, मुझे अपने पापा चाहिए। मैं सोच रहा था जब मैं घर जाऊंगा मैं देव के लिए थोड़े खिलौने भेजूंगा। फिर मैंने सोचा क्या मतलब, खिलौने से क्या होगा, फुटबॉल से क्या होगा, क्रिकेट बैट से क्या होगा, वो तो अपना पापा चाहता है। तो ये हरियाणा की हालत है, और ये हम बदलना चाहते हैं। यहां पे स्टेज पे पुनिया जी बैठे हैं, कहां है ये और इनके जैसे लोग गोल्ड मेडल पाते हैं। मैं इनके जिम में गया, ये 24 घंटा लगे रहते हैं। चौबीस घंटा क्यों? गोल्ड मेडल चाहिए। क्यों? हरियाणा का नाम रोशन करना, हिंदुस्तान का नाम रोशन करना। पूरी दुनिया में हम चाहते हैं कि हरियाणा का नाम जाए, हिंदुस्तान का नाम जाए। गोल्ड मेडल हम अपने लिए नहीं लेते हैं, गोल्ड मेडल हम हिंदुस्तान के लिए लेते हैं। इन्होंने कहा मुझे, इसने कहा, वो भी 4 बजे सुबह। इनका क्या किया? सारे के सारे एथलीट्स को खत्म कर दिया। इनके बहनों का सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, और जो कर रहा है उसकी रक्षा चल रही है। 24 घंटे टीवी पे देखो, वो रो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी का आदमी है, चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, देव के साथ चिल्लाओ, 24 घंटा चिल्लाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मर जाओ। ऐसा हरियाणा हमें नहीं चाहिए। हमें हरियाणा ऐसा चाहिए जहां बच्चे ना रोएं, जहां पिता अपने बच्चे के गले लग सके, जहां मां ना रोए। ऐसा हरियाणा हमें चाहिए, और ऐसा हरियाणा कांग्रेस पार्टी आपको देने जा रही है। अब आप मुझसे पूछोगे, ठीक है आपने कह दिया
बताओ कैसे? मैं आपको शुरुआत की बात कर रहा हूं। पहला कदम, महिला शक्ति, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। दूसरा कदम, जो 2 लाख वैकेंसीज सरकार में आज खाली पड़ी हैं युवाओं के लिए, हम वो भर के आपको दे देंगे। किसान को एमएसपी गारंटी करके हरियाणा की सरकार देगी, और जो आपका बीमा का पैसा है वो आपको एकदम मिलेगा। जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको बीमा का पैसा मिलेगा। गरीबों के लिए घर, 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए दो बेडरूम के घर के लिए, और 300 यूनिट फ्री में बिजली। मगर ये लड़ाई सिर्फ हरियाणा की नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये लड़ाई हिंदुस्तान की लड़ाई है, और ये लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है, ये हो क्या रहा है, ये बीजेपी के लोग कर क्या रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान के गरीब लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उनकी रक्षा करता है, और बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह नहीं सकते, ऐसे स्टेज पे आकर वो कह नहीं सकते कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को मिटा देंगे, मगर वो करते हैं। सारी की सारी संस्थाओं को आरएसएस के लोगों के हवाले कर दी है। पूरा कंट्रोल नागपुर का है, उसमें हिंदुस्तान के 90% लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। आप देख लीजिए, आप लिस्ट निकालिए, जिन जिन लोगों को आरएसएस ने हिंदुस्तान की संस्थाओं में डाला है, लिस्ट निकालिए। चाहते हो मैं दे दूंगा आपको। उसमें ना आपको एक ओबीसी मिलेगा, ना आपको एक दलित मिलेगा, ना आपको आदिवासी मिलेगा। तो खोखला कर रहे हैं देश को। इलेक्शन कमीशन में अपने लोग, ब्यूरोक्रेसी में अपने लोग, मीडिया में अपने लोग, इंटेलिजेंस सर्विसेज में अपने लोग, और 90% हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं। इसलिए हमने चुनाव में जाति जनगणना की बात की। हिंदुस्तान में किसकी कितनी आबादी है यह हम जानना चाहते हैं। अब इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। जैसे चोट लगती है, आपको पैर में चोट लगती है, डॉक्टर कहता है भैया एक्सरे कराओ, चेक कराओ। हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि भैया चेक कराओ, इस देश में दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं, यह पता लगाओ। कभी आरएसएस कहती है करना चाहिए, अंदर से कहते हैं भैया ये मत करवा देना, सच्चाई निकल आएगी। सच्चाई क्या है कि 90% लोगों के पास कुछ है ही नहीं। 250 सबसे बड़े बिजनेसेस देख लीजिए, लिस्ट निकालिए, उनकी मैनेजमेंट की लिस्ट निकाल लीजिए, उनके सीईओज की लिस्ट निकाल लीजिए, ओनरशिप जिसके हाथ में उनकी लिस्ट निकाल लीजिए। आपको उसमें एक ओबीसी, एक दलित, एक आदिवासी मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं उसको अभी भी ढूंढ रहा हूं। कॉर्पोरेट इंडिया में 90% हिंदुस्तान का एक भी व्यक्ति नहीं है। गरीब जनरल कास्ट भी वहां आपको नहीं दिखेगा। सिलेक्ट लोग हैं। अदानी जी का बिजनेस है, हजारों बिजनेस उससे कनेक्टेड हैं, वो सारे के सारे कोई ना कोई परिवार का आदमी है। भाई कुछ करता है, बहन कुछ करती है, फैमिली बिजनेस है।
ऐसे ही बिजनेसेस हैं। 250 में से आप मुझे नाम दे दो दलित का, आप नाम दे दो आदिवासी का, आप नाम दे दो पिछड़े का, नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में देखो, हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, सेक्रेटरी कहलाते हैं, 3 दलित हैं, आबादी 15%, 90 में से 3। पिछड़ों की आबादी कम से कम 50%, 90 में से 3। होने कितने चाहिए? 45 अगर आप आबादी से जाओ, नहीं 3। और बजट कितना संभालते हैं? आदिवासी जिनकी 8% आबादी है, 100 रुपए में से 10 पैसा का बजट संभालते हैं। दलित 100 रुपए में से 1 रुपया संभालता है। ओबीसी 100 रुपए में से 5% संभालता है। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। इसलिए हमने कहा है कि जाति जनगणना होगी, नेशनल लेवल पे होगी। और मैंने कहा है मोदी जी के सामने पार्लियामेंट हाउस में, आप करो ना करो, मैं इसको इसी हाउस में पास करवाऊंगा, आपके मुंह के सामने करवाऊंगा। तो ये हरियाणा की रियलिटी है। और ये क्या करते हैं? बांटने का काम करते हैं। मीडिया वाले 24 घंटे लगे रहते हैं। एक जात को दूसरी जात से लड़ा दो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा दो, और पूरा का पूरा फायदा अदानी को पहुंचा दो। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी, खुशी से बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। और हम सबकी सरकार बनाएंगे, किसी एक की सरकार नहीं होगी, पूरे हरियाणा की सरकार होगी। इसमें सबकी इज्जत होगी, सबकी रिस्पेक्ट होगी, सबकी जगह होगी। और मेरी जहां भी आपको जरूरत हो, कहीं भी पार्लियामेंट में आपको कुछ उठवाना हो, कुछ कहलाना हो, आप मुझे बस ऑर्डर दीजिए, राहुल जी हरियाणा आपसे ये कहलवाना चाहता है, मैं कह दूंगा वहां पे जाके। दिल का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। मैं आपसे यहां आके 50 झूठ नहीं बोलने वाला, वो मोदी जी का काम है। आपने 10 साल देख लिए, सुन ली उनकी बात। आमदनी दुगनी कर दूंगा, और फिर काले कानून ले आए, छोटे बिजनेसेस को फायदा पहुंचाऊंगा, नोटबंदी जीएसटी ले आए। उनका काम आप जानते हो। अब सब मिलकर एक साथ हरियाणा को खड़ा होना है, क्योंकि देव जैसे जो बच्चे रो रहे हैं, उनके आंसू पोंछने हैं, उनको खुश करना है, और उनको अपने पिता के पास गले मिलने देना है। धन्यवाद। आप सब इतनी भारी ताकत से यहां पहुंचे, मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से आप सबका यहां पहुंचने पर आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।